हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ गाउट। गाउट एक जोड़ों की बीमारी है। बॉडी में जब प्यूरिन्स का मेटाबॉलिज्म या फिर कहें प्यूरिन्स का ब्रेकडाउन डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें कोई विकार आ जाता है तो गाउट प्रोड्यूस होता है ना। जैसा कि हम जानते हैं प्यूरिन्स नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, नेमली एडेनिन एंड गुआनिन। ये बेसेस न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं और न्यूक्लियोटाइड से बनता है डीएनए एंड आरएनए। जब प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स टूटते हैं तो यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। सो गाउट इज अ डिसऑर्डर ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपर यूरेसीमिया। ब्लड में यूरिक एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। नाउ बॉडी के फिजियोलॉजिकल पीएच दैट इज 7.4 पर यूरिक एसिड यूरेट आयंस बनाता है। नॉर्मल प्लाज्मा यूरेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 2 to 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर सीरम यूरेट कॉन्सेंट्रेशन 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ जाए तो यूरेट जो आयंस हैं वो ब्लड में इनसॉल्युबल हो जाते हैं और सोडियम आयन से बाइंड होकर मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स बनाते हैं। ये जो क्रिस्टल्स होती हैं वो जॉइंट्स, बोन्स, सॉफ्ट टिश्यूज और किडनीज में डिपॉजिट हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि गाउट इज अ डिसऑर्डर ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरयूरेसीमिया and deposition of monosodium urate crystals in the joints, bones, soft tissues and in the kidneys. अब आप इस फुट के फिगर को देखो, ये है बिग टो, ये है हमारा पाँव का अंगूठा। नाउ ये दो फेलेंजेस हैं 1 and 2। नाउ गाउट में जो जोड़ सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है वो है मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट ऑफ द बिग टो। इस जोड़ पर मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। इन क्रिस्टल्स की वजह से जॉइंट में इन्फ्लेमेशन या फिर सूजन होती है और इसीलिए गाउट को इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस भी कहते हैं। नाउ अदर जॉइंट्स दैट आर अफेक्टेड इन गाउट इंक्लूड एंकल्स, नीज, रिस्ट, एल्बोज एक्सेट्रा। नाउ गाउट डिसीज को 4 स्टेजेस में समझ सकते हैं। ये स्टेजेस हैं एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरेसीमिया, देन एक्यूट गाउट अटैक। यहाँ पर गाउट जो है वो फ्लेयर अप हो जाता है। गाउट के जो सिम्टम्स हैं जैसे कि सूजन, पेन, रेडनेस सब बहुत बढ़ जाते हैं। पेन जो है वो अनबेरेबल हो जाता है। पेन को सहन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। थर्ड स्टेज इज इंटरक्रिटिकल पीरियड एंड फोर्थ स्टेज इज क्रॉनिक टोफेशियस गाउट। अब इन चारों स्टेजेस को डिटेल में समझते हैं। अब आप इस चार्ट को देखो, ये गाउट की चारों स्टेजेस को डिस्क्राइब कर रहा है। नाउ स्टेज 1 इज एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरेसीमिया। इस स्टेज में ब्लड यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा है। ब्लड में यूरिक एसिड 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, पर कोई भी गाउट का सिम्टम यहाँ पर दिखाई नहीं देता, इसलिए इसको एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरेसीमिया कहते हैं। दूसरी स्टेज है एक्यूट गाउट अटैक। यहाँ पर गाउट फ्लेयर अप हो जाता है। गाउट के जो सिम्टम्स हैं वो एकदम से बढ़ जाते हैं, बहुत ही गंभीर हो जाते हैं। नाउ लुक एट दिस फिगर ऑफ साइनोवियल जॉइंट। यहाँ पे आप देखो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स जो हैं वो जॉइंट में डिपॉजिट हो जाती हैं और ये जो क्रिस्टल्स हैं ये जॉइंट में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती हैं और स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से गाउट के जो सिम्टम्स हैं वो एकदम से उभर आते हैं। जॉइंट में बहुत ही सीवियर पेन और स्वेलिंग हो जाती है। नाउ दिस इनिशियल अटैक इज़ यूजुअली मोनोआर्टिकुलर। मोनोसोडियम यूरेट जो क्रिस्टल्स हैं वो एक ही जॉइंट में डिपॉजिट होते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए इनिशियली जो गाउट है वो मोनोआर्टिकुलर रहता है। ना जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट ऑफ द बिग टो सबसे पहले गाउट में अफेक्ट होता है। ना जो जॉइंट है वो एकदम लाल हो जाता है, वो सूज जाता है, वो गर्म हो जाता है और अगर अफेक्टेड अंगूठे को गलती से भी छू दें तो उसमें असहनीय दर्द होता है। और ये जो एक्यूट गाउट अटैक्स हैं ये नॉर्मली 3 to 14 डेज़ में अपने आप ठीक हो जाते हैं। सो एक्यूट अटैक रिजॉल्व्स इन 3 to
14 days, और इसीलिए इन अटैक्स को सेल्फ लिमिटिंग अटैक्स भी कहते हैं। नाउ एक्यूट गाउट अटैक ज़्यादातर रात को या फिर सुबह सुबह होता है। नाउ जो थर्ड स्टेज है गाउट की, दैट इज़ इंटरक्रिटिकल पीरियड। नाउ लुक एट दिस फिगर ऑफ द जॉइंट। बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं वो फैगोसाइटोसिस से मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो देयर इज डिसोल्यूशन ऑफ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स। इस स्टेज में गाउट के सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, और ये जो स्टेज है ये कई महीनों से कई सालों तक रह सकती है, और डिसीज़ जो है वो इनएक्टिव दिखती है, पर क्योंकि ब्लड का यूरिक एसिड लेवल हाई है इसलिए सब क्लिनिकल इन्फ्लेमेशन जॉइंट्स में रह जाता है। उसके बाद जो फोर्थ स्टेज है, दैट इज़ द एडवांस स्टेज ऑफ गाउट एंड इट इज़ कॉल्ड एज क्रॉनिक टोफेशियस गाउट। ना इस कंडीशन को एडवांस क्रॉनिक गाउट कहते हैं। ना एक्यूट गाउट अटैक होने के बाद इस स्टेज को डेवलप होने में 10 या 10 से ज़्यादा भी साल लग सकते हैं। ना इस स्टेज में जॉइंट्स में टॉफ़ी डिपॉजिट हो जाती है। ना लुक एट दिस फिगर ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ये पिंक कलर में है साइनोवियल मेम्ब्रेन, ब्लू कलर में है आर्टिकुलर कार्टिलेज, और ये दो हमारी यहाँ पे बोन्स हैं। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है येलो में, दिस इज़ अ टोफस। टॉफी इज प्लूरल एंड टोफस इज सिंगुलर। नाउ ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज टोफस। नाउ टोफस के सेंटर में बहुत सारी मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स हैं, और क्रिस्टल्स के चारों ओर आसपास इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, दैट इज ल्यूकोसाइट्स हैं, जैसे कि मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स। और ये सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स लाइसोसोमल एंजाइम्स, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये एंजाइम्स साइनोवियल मेम्ब्रेन को, आर्टिकुलर कार्टिलेज को और बोन को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। सो टोफस इज अ कलेक्शन ऑफ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स सराउंडेड बाय इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड द कनेक्टिव टिश्यू। अगर जॉइंट में टॉफ़ी डिपॉजिट हो चुकी है तो इसका मतलब है जो गाउट है वो एडवांस स्टेज में है। ना इस स्टेज में गाउट नॉर्मली पॉली आर्टिकुलर हो जाता है, मतलब एक से ज़्यादा जॉइंट गाउट से अफेक्टेड रहता है। ना एडवांस स्टेज में गाउट अटैक्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, गाउट के जो अटैक्स हैं वो बार बार होते हैं। सो ये चारों स्टेजेस गाउट को बहुत क्लियरली डिस्क्राइब करती हैं कि गाउट धीरे धीरे कैसे बढ़ता है और फाइनली गाउट जो है उसकी कैसे एडवांस स्टेज डेवलप हो जाती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लड में अगर यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, अगर हाइपर यूरिसीमिया हो जाए तो उससे गाउट होता है। अब समझते हैं कि ये जो यूरिक एसिड है ये कैसे प्रोड्यूस होता है। नाउ यूरिक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। बॉडी में जब प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, तो यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो अब समझते हैं प्यूरिन सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म। नाउ एज वी नो प्यूरिन्स नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, नेमली एडेनिन एंड गुआनिन। एडेनिन एंड गुआनिन से न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो बनाते हैं डीएनए एंड आरएनए। नाउ ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है। यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स जो है वो ग्रीन कलर में दिखाई गई है, और ब्रेकडाउन जो प्यूरिन्स का है उसको हमने यहाँ पे रेड कलर में दिखाया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस, दैट इज न्यू सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स। प्यूरिन्स का जो सिंथेसिस है वो कैसे होता है। Now, adenine is synthesized as adenine nucleotide, that is AMP, adenosine monophosphate. उसी तरह जो guanine है, that is synthesized as nucleotide, that is guanosine monophosphate. In short, GMP. तो AMP and GMP ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये आइनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट से डिराइव होते हैं। So, ribose 5-phosphate forms 5-phosphoribosyl pyrophosphate, in short PRPP. और PRPP एक कॉम्प्लेक्स पाथवे से आइनोसिन मोनोफॉस्फेट बनाता है, जो कि इन टर्न
एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट बनाता है. सो इस तरह GMP एंड AMP, ये जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनका सिंथेसिस होता है. आप समझते हैं कि कैसे इन न्यूक्लियोटाइड्स के टूटने पर यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है. आइनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट ब्रेक होता है तो फर्स्ट प्रोड्यूस हुआ आइनोसिन, देन हाइपोजेंथिन, फिर जेंथिन और फाइनली यूरिक एसिड प्रोड्यूस हुआ. सो आइनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट ब्रेक हुआ तो फाइनली इट प्रोड्यूसेस यूरिक एसिड. उसी तरह AMP, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट ब्रेक हुआ तो प्रोड्यूस हुआ एडेनोसिन, देन एनोसिन, then hypoxanthine, xanthine, and finally again uric acid is produced. So adenosine monophosphate breaks to produce uric acid. इसी तरह GMP break हुआ तो produce हुआ guanine, guanine से produce हुआ xanthine and finally uric acid. So uric acid is produced by the breakdown of purine nucleotides. AMP break हुआ तो uric acid produce हुआ, IMP ब्रेक हुआ तो यूरिक एसिड प्रोड्यूस हुआ और GMP ब्रेक हुआ तो भी यूरिक एसिड प्रोड्यूस हुआ. अब समझते हैं हम साल्वेज पाथवे. ना साल्वेज पाथवे को हमने यहाँ पर ब्लू कलर के एरोज से डिस्क्राइब किया हुआ है. नाउ साल्वेज पाथवे का काम हाइपोजेंथिन एंड गुआनिन की रिकवरी का है. तो साल्वेज पाथवे हाइपोजेंथिन और गुआनिन को रिकवर करता है. Now enzyme hypoxanthine phosphoribosal transferase, ये जो एंजाइम है ये हाइपोजेंथिन की रिकवरी करता है और PRPP की प्रेजेंस में हाइपोजेंथिन जो है वो आइनोसिन मोनोफॉस्फेट IMP में कन्वर्ट हो जाता है. तो इस तरह हाइपोजेंथिन गेट्स कन्वर्टेड टू IMP और उसकी वजह से यूरिक एसिड का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है. सिमिलरली जो गुआनिन है, गुआनिन इज रिकवर्ड बाय द एंजाइम गुआनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज इन द प्रेजेंस ऑफ PRP. सो guanine phosphorybosyl transferase in the presence of PRPP converts guanine to GMP. तो guanine की रिकवरी हुई और guanine कन्वर्ट हो गया प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड में, दैट इज गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट. तो इस तरह गुआनिन की रिकवरी होने से न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस जो है बढ़ गया और यूरिक एसिड का जो सिंथेसिस है वो यहाँ पर कम हो गया. सो साल्वेज पाथवे हाइपोजेंथिन और गुआनिन को रिकवर करता है जिससे कि न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस बढ़ जाती है और यूरिक एसिड की जो सिंथेसिस है वो कम हो जाती है. अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि अगर ये जो एंजाइम HGPRT है, दैट इज हाइपोजेंथिन और गुआनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज, अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए तो हाइपोजेंथिन एंड गुआनिन की रिकवरी नहीं होगी और अगर इन दोनों की रिकवरी नहीं होगी तो ये सारा का सारा हाइपोजेंथिन एज वेल एज गुआनिन, ये सारा का सारा यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. यूरिक एसिड का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा जिससे गाउट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे. तो एक डिसीज़ है जिसको हम बोलते हैं लेश-नायहम सिंड्रोम. इसमें HGPRT एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है और यूरिक एसिड का जो सिंथेसिस है वो बढ़ जाता है. आप समझते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ गाउट. नाउ गाउट हाइपर यूरेसीमिया की वजह से होता है, ये बात हमको बहुत ही क्लियर है. अब ब्लड में यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन दो तरीक़ों से बढ़ती है. या तो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाए, दैट इज़ ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, या फिर यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन है वो कम हो जाए, दैट इज़ रिड्यूस्ड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड. तो पहले समझते हैं कि कौन से कारण हैं जिससे यूरिक एसिड का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है. नाउ फर्स्ट इज़ द कंजम्पशन ऑफ प्यूरिन रिच डाइट. नाउ कुछ एनिमल फूड्स हैं जैसे कि सी फूड, फॉर एग्जाम्पल श्रिम्प्स, टूना फिश, देन रेड मीट फॉर एग्जाम्पल पॉर्क एंड बीफ. ये जो फूड आर्टिकल्स हैं इनमें प्यूरिन्स का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होता है. तो इसलिए जब ये एनिमल फूड्स जो है, ये जो फूड है, जब ये बॉडी में मेटाबोलाइज होता है तो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है.
इसके अलावा अल्कोहलिक ड्रिंक्स जैसे कि बियर, वाइन, ये बॉडी में डिहाइड्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, और पानी की कमी में सोडियम मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स जो हैं वो ज़्यादा प्रेसिपिटेट होते हैं, तो क्रिस्टल्स का जो फॉर्मेशन है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसमें फ्रक्टोज का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, उनको पीने से भी यूरिक एसिड का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल कार्बोनेटेड कोला ड्रिंक्स, देन कॉर्न सिरप। इन ड्रिंक्स में फ्रक्टोज का कंटेंट ज़्यादा होता है। फ्रक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है, और एटीपी जो है वो एएमपी में कन्वर्ट हो जाता है। ज़्यादा फ्रक्टोज मेटाबोलाइज होगा तो ज़्यादा एएमपी बनेगा। अब हमें पता है कि एएमपी जब टूटेगा तो यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा। अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसमें कि फ्रक्टोज का कंटेंट हाई है उनको हम कंज्यूम करते हैं तो भी यूरिक एसिड का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। Now, second very important reason for increased production of uric acid is the increased cell breakdown. अगर ज़्यादा सेल टूटेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स टूटेंगे और ज़्यादा यूरिक एसिड बनेगा। नाउ कैंसर की ट्रीटमेंट के दौरान, जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ लुकीमियास, लिम्फोमा, पॉलीसीथीमियास, जब ये सब कैंसर्स की ट्रीटमेंट होती है और इन कैंसर्स की ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी का यूज़ होता है, तो एक साथ बहुत सारे सेल्स टूटते हैं जिससे कि यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। सो देयर आर टू मेन रीजंस फॉर द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड: कंजम्पशन ऑफ डाइट which produces excessive amount of uric acid and increased cell breakdown. आप समझते हैं वो फैक्टर्स जो यूरिक एसिड को का एक्सक्रीशन कम करते हैं। यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन मेनली किडनीज के थ्रू यूरिन में होता है। ड्रग्स लाइक थायाजाइड्स, फ्यूरिसिमाइड, पैराजीनामाइड, इथम्ब्यूटॉल रिड्यूस एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड बाय द किडनीज। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि थायाजाइड्स यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कैसे कम करते हैं। अब आप इस फिगर को देखो ना, जैसा कि हम सब जानते हैं किडनीज़ का जो फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन, और जो नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ना ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स हैं, और ये है ल्यूमन जहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और ये है एक ट्रांसपोर्टर जिसे हमने येलो कलर से दिखाया है। नाउ थायाजाइड्स और यूरिक एसिड दोनों इस ट्रांसपोर्टर के लिए आपस में कॉम्पीट करते हैं। अब थायाजाइड्स क्या करते हैं, वो इस ट्रांसपोर्टर से बाइंड हो जाते हैं और ख़ुद वो एक्सक्रीट हो जाते हैं, वो यूरिन में चले जाते हैं। बट यूरिक एसिड जो है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में ही रह जाता है, और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स से वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे ब्लड में यूरिक एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि थायाजाइड्स की प्रेजेंस में यूरिक एसिड एक्सक्रीट नहीं हो पाता और उसकी वजह से हाइपरयूरिसीमिया हो जाता है। अब दूसरा रीज़न है क्रॉनिक किडनी डिसीज़। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कम हो जाता है, जिससे कि यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन भी कम हो जाता है। ना इसके अलावा अल्कोहल और कैफिनेटेड ड्रिंक्स अगर हम कंज्यूम करते हैं तो अल्कोहल एंड कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो हैं वो बॉडी में पानी की कमी कर देते हैं, बॉडी में डिहाइड्रेशन कर देते हैं, और पानी की कमी की वजह से यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कम हो जाता है, और यूरिक एसिड जो है वो क्रिस्टल्स बनाता है, क्रिस्टल्स का जो फॉर्मेशन है वो बढ़ जाता है, और जिससे अगेन गाउट जो है वो और ज़्यादा, उसके जो चांसेस हैं वो और ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से भी हाइपरयूरिसीमिया हो सकता है। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, लेश-नायहम सिंड्रोम में एंजाइम HGPRT की डेफिशिएंसी हो जाती है, सो साल्वेज पाथवे ब्लॉक हो जाता है, हाइपोजेंथिन एंड गुआनिन की रिकवरी नहीं होती, और यूरिक एसिड का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है। तो इससे भी जो ब्लड का यूरिक एसिड लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये वो सारे कारण हैं जिनकी वजह से यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ता है और गाउट डिसीज़ होती है। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो गाउट होने के चांसेस को बढ़ाते हैं। फर्स्ट इज़ द जेंडर। मेल्स में गाउट होने के चांसेस कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हैं,
दूसरा ओबेसिटी डायबिटीज़ बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट इंड्यूस करते हैं, जिससे यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये वो सारे कारण हैं जिसकी वजह से गाउट जो डिसीज़ है वो होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ गाउट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।